देखिए आदर्श विलयन, ठीक है। कह रहा है कि ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। पर ऐसा विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। उसकी सांद्रता या तो अधिकतम हो या न्यूनतम हो, सभी सांद्रताओं पर यदि राउल्ट के नियम का पालन करेगा तो वह विलयन आदर्श विलयन कहलाएगा। दूसरा है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। कह रहा है कि वह विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। यानी जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वह आदर्श विलयन, जो नहीं करेगा वह अनादर्श विलयन। और दिया है स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी किसे कहते हैं? यानी कह रहा है कुछ द्रव मिश्रण मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं। यानी कुछ जो द्रव होते हैं उन द्रव को मिश्रित करते हैं, मिलाते हैं, तो वह जो है स्थिर क्वाथी बनाते हैं। जो ऐसे द्विघटकीय मिश्रण होते हैं, जो ऐसे द्विघटकीय मिश्रण होते हैं जिनका द्रव व वाष्प प्रवस्था में संगठन, यानी द्रव है या वाष्प प्रवस्था, इन दोनों में संगठन जो होता है वह समान होता है तथा वह एक निश्चित या स्थिर ताप पर उबलते हैं, स्थिर क्वाथी कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। जो स्थिर क्वाथी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी किसे कहते हैं? कि वह विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। राउल्ट नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है उसे न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं। ठीक है, कि वह विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है उसे न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं। और दूसरा जो होता है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। वह विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से अत्यधिक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है उसे अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं। ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। ठीक है, का विलयन में वाष्प दाब, किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। वाष्प दाब से कम होता है। राउल्ट ने एसिड किया तो राउल्ट के नियम के अनुसार चलेंगे तो राउल्ट का नियम क्या था कि P1 प्रोपोर्शनल X1, यही था ना। अर्थात यहां से लिख सकते हैं P1 बराबर P1 0 X1। समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। अब देखिए, अब कह रहा है कि यदि विलायक के वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा P1 हो, कह रहा है कि विलायक के वाष्प दाब में, यहां से लिख सकते हैं विलायक के वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा P1 हो तो डेल्टा P1 कह रहा है तो डेल्टा P1 बराबर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी दो पदार्थ होते हैं, जैसे ताप ही दिया हो कि T1 T2, तो उसको डेल्टा T निकालते हैं तो लिखते हैं ना T2 माइनस T1। उसी प्रकार से यहाँ से डेल्टा P1 बराबर हो जाएगा, डेल्टा P1 बराबर कि P1 0 और माइनस जो है P1। यहाँ सूत्र होगा डेल्टा P1 बराबर P1 0 माइनस P1। यानी P1 0 क्या है तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बराबर हो जाएगा कि विलायक के वाष्प दाब के अवनमन। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा P1 बराबर हो गया P1 0 माइनस P1। अब इस P1 का मान हम लोग रख सकते हैं समीकरण 1 से, या समीकरण 2 बना लेंगे।
लिखेंगे कि समीकरण 1 से P1 का मान रखने पर, तो जब रखेंगे P1 का मान तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा P1 बराबर P10 माइनस P1 के स्थान पर हो गया P10 x1 हो जाएगा। अब यहाँ से P10 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो डेल्टा P1 बराबर जब P10 कॉमन करेंगे तो यहाँ से 1 माइनस x1 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस x1 बराबर होता है x2, होता है ना, क्योंकि x1 प्लस x2 बराबर, यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है, तो यहाँ से x2 बराबर हो जाएगा 1 माइनस x1। अब 1 माइनस x1 के स्थान पर हम लोग x2 रख देंगे, इसको समीकरण 4 बना लीजिए, पुट इन 3। जब यहाँ रखेंगे तो डेल्टा P1 इक्वल टू हो जाएगा P10 x2, समीकरण नंबर 5 हो जाएगा कि P10 x2। अब कह रहा है यहाँ पे कि जिस विलयन में कोई अवाष्पशील विलय होते हैं उसके वाष्प दाब का अनुमान विभिन्न विलयनों के मोल अंश के योग पर निर्भर करता है। यानी कह रहा है कि इसमें जो x1 चाहे x2 जो है वो क्या मोल अंश है, ठीक है। तो कह रहा है कि हम लोग लिख सकते हैं, अगर डेल्टा P1 बराबर लिखा है P10 x2, अगर दोनों पक्षों में हम P10 से भाग दे रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 5 में डेल्टा नहीं 5 में P10 से भाग देने पर, क्योंकि कह रहा है कि जिस विलयन में कोई अवाष्पशील विलय होते हैं उसके वाष्प दाब का अनुमान विभिन्न विलयों के मोल अंश के योग पर निर्भर करता है। तो अब यहाँ से जब डेल्टा P1 बराबर P10 माइनस P1 लिखा है, जो डेल्टा P1 निकाले हैं और समीकरण 2 है उसमें अगर P10 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा कि डेल्टा P1 बटा में P10 बराबर P10 माइनस P1 और बटा में P10 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि P10 यहाँ से लिखा गया है जैसे कि P10 माइनस P1 बटा P10, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x2, यह जो है x2 के बराबर है। अब कैसे बराबर है तो देख लीजिए, यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि P10 बटा में P10 और माइनस इसको लिख सकते हैं P1 बटा में P10, और P10 बटा में P1 के मान हो जाएगा 1 और माइनस P1 बटा P10। देखिए यहाँ से P1 बटा P10 अगर निकालेंगे तो लिखा गया है कि अगर x1 का मान इधर करेंगे कि अब P1 बराबर P10 x1, तो यहाँ से x1 बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा P1 बटा में P10, होगा कि नहीं होगा कि x1 बराबर P1 बटा में P10। तो अब यह P1 बटा में P10 के स्थान पर हम लोग x1 रख सकते हैं। अब 1 माइनस जो x1 बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, x2 के बराबर होता है ना। तो अभी उसी को हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं x2 कि P10 माइनस P1 बटा P10 बराबर x2, यानी यह मान जो है x2 के क्या है बराबर है, ठीक है। अब देखिए जो x2 है वह x2 क्या है मोल अंश है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि डेल्टा P1 बटा में P10 बराबर x2 हो जाएगा, यानी डेल्टा P1 बटा में P10 बराबर x2 को लिख सकते हैं कि N2 बटा में N1 प्लस N2। N2 क्या है तो दूसरे घटक के मोलों की संख्या बटा कुल घटक की मोलों की संख्या बराबर मूल अंश होता है। मूल अंश का डेफिनेशन यही होता है कि किसी द्विअंकी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मूलों की संख्या बटा उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या के अनुपात को उसका मूल अंश कहते हैं। यह x2 क्या है मूल अंश है, दूसरे घटक का मूल अंश है, तो दूसरे घटक के मोलों की संख्या बटा पहले घटक की मोलों की संख्या प्लस दूसरे घटक की मोलों की संख्या। या अब इसके स्थान पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि P10 माइनस P1 बटा में P10 बराबर N2 बटा में N1 प्लस N2 लिख सकते हैं। अब देखिए जो N2 बटा में N1 प्लस N2 है, अब कह रहा है कि यहाँ N1 और N2 क्रमशः विलयन में उपस्थित विलायक और विलेय के मूल अंश है, या विलायक और विलेय के क्या है मूल अंश है।
मोलों की संख्या है N1 N2, ठीक है। तनु विलयन के लिए जो N2 का मान होता है वो N1 से बहुत कम होता है, यानी जो हर में N2 है उसका मान जो होता है बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण हर से N2 को छोड़ देते हैं। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि N2 इज लेस देन N1, N2 का जो मान है N1 से बहुत कम है, जिसके कारण हर से N2 को छोड़ देते हैं। हर से जब N2 को छोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा P1 0 माइनस P1 बटा में P1 0 बराबर N2 बटा में N1 हो जाएगा, N2 बटा में N1। अब क्या करेंगे, यह N2 बटा में N1 यानी मोलों की संख्या है, तो मोलों की संख्या का यहाँ पर क्या होता है, पदार्थ का भार बटा पदार्थ का अणु भार, यानी यहाँ से लिख सकते हैं कि P1 0 माइनस P1 बटा में P1 0 बराबर N2 यानी दूसरे पदार्थ का भार बटा अणु भार, भार को W से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात W2 बटा में M2, M अणु भार है, अब बटा यहाँ से हो जाएगा W1 बटा में M1, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा करेंगे तो P1 0 माइनस P1 बटा में P1 0 बराबर हो जाएगा W2 गुणे में M1 और बटा में हो जाएगा M2 गुणे W1। समझ में आया? के वाष्प दाब से कम होता है, पर किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है, यह राउल्ट ने सिद्ध किया था। अर्थात राउल्ट के नियमानुसार हम लोग जानते हैं कि P1 प्रोपोर्शनल X1 होता है, तो P1 बराबर जब इस समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो नियतांक लगता है, इसमें नियतांक P1 0 लगता है, तो P1 बराबर हो गया P1 0 और X1 है तो X1 समीकरण नंबर 1 बना लिए। अब कह रहा है कि यदि विलायक के वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा P1 हो तो डेल्टा P1 बराबर हो जाएगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, अर्थात डेल्टा P1 बराबर P1 0 माइनस P1, P1 0 जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और P1 जो है विलयन का वाष्प दाब है। समीकरण नंबर 2 बना लिया। कह रहा है कि समीकरण 1 में P1 का मान रखने पर समीकरण 1 से P1 का मान रखेंगे, क्योंकि यह समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 से जब P1 का मान रखेंगे तो डेल्टा P1 बराबर हो जाएगा P1 0 और माइनस P1 के स्थान पर P1 0 X1 यहाँ से लेकर रखेंगे। अब दोनों में P1 0 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन कर लेंगे, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ से X1 बचेगा। अब 1 माइनस X1 बराबर हम लोग क्या होता है, X2 होता है, क्योंकि X1 प्लस X2 बराबर 1 होता है, तो यहाँ से X2 बराबर निकालेंगे तो 1 माइनस X1, अब 1 माइनस X1 के स्थान पर X2 रखेंगे तो डेल्टा P1 बराबर हो जाएगा P1 0 X2 समीकरण नंबर 5। अब कह रहा है कि समीकरण 2 में P1 0 से भाग देने पर, जब P1 0 समीकरण 2 में भाग देंगे तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा P1 बटा P1 0 बराबर P1 0 माइनस P1 और बटा में डेल्टा P1 0। अब इसको समझाए थे कि अगर भाग देंगे बारी बारी से दोनों में तो यह हो जाएगा डेल्टा P1 0 बटा डेल्टा नहीं P1 0 बटा P1 0 यानी 1 हो जाएगा, P1 बटा P1 0 बराबर X1 हो जाएगा। यहाँ से अगर पक्षांतर करके निकालेंगे तो अब 1 माइनस X1 का मान जो होता है वो X2 के क्या होता है, बराबर होता है, तो 1 माइनस X1 बराबर X2। अब ये जो दिया है कि डेल्टा P1 0 माइनस P1 बटा P1 0 बराबर X2, उसी को हम लिखे हैं एक बार डेल्टा P1 बटा P1 0 बराबर X2 या डेल्टा P1 बटा P1 0 बराबर, अब इसके स्थान पर X2 के स्थान पर X2 क्या है, तो दूसरे घटक का मूल अंश है, तो दूसरे घटक का मूल अंश बराबर होता है कि दूसरे घटक की मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, अर्थात यहाँ से हो गया कि डेल्टा P1 बटा P1 0 बराबर N2 बटा में N1 प्लस N2। अब डेल्टा P1 बटा P1 0 जो है वो तो P1 0 माइनस P1 बटा P1 0 के भी बराबर है, तो अब इसे के स्थान पर हम इतना रख दिए हैं कि P1 0 माइनस P1 बटा डेल्टा P1 0 बराबर N2 बटा में N1 प्लस N2। अब कह रहा है कि जो N1 और N2 है वो क्रमशः विलयन में उपस्थित विलायक और विलेय के मोलों की संख्या है, या N1 N2 क्या है, तो विलायक और विलेय की मोलों की संख्या है। लेकिन तनु विलयन के लिए जो कह रहा है कि N2 का मान होता है वो N1 से बहुत छोटा होता है, अतः जो हर में N2 दिया है उस हर में से N2 को छोड़ देते हैं, कब, जब वो मान जो होता है N1 से बहुत छोटा हो जाता है तो जब छोड़ देंगे तो P1 0 माइनस P1 बटा में P1 0 बराबर हो जाएगा N2 बटा में N1। अब N2 बटा में N1 मोलों की संख्या N1 N2,
तो मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा अणु भार। तो यह जो है दूसरे घटक का भार है तो W2 और बटा उसका अणु भार M2 और बटा में N1 के लिए W1 बटा में M1। अब पहला गुणे चौथा दूसरा गुणे तीसरा करेंगे तो P10 माइनस P1 बटा P10 बराबर हो जाएगा W2 गुणे M1 और बटा में M2 गुणे W1।